गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद के साथ आज शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए कुछ क्लासेस। और एक क्लासेज है ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी, है ना। हमने शब्द उच्चारण किया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी GEOGRAPHY, है ना, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो शब्द है ये बना है जियो प्लस ग्राफिया, दो टर्म के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। तो अर्थ की स्टडी को हम कहेंगे क्या? जियोग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन है सीयूईटी के लेवल से, सीयूईटी लेवल से तीन तरह सीयूईटी में क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, जो यूजी लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें मैं सबसे पहले डिस्कशन कर देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तीन सेक्शन होता है हमारा, तीन तरह का होता है। एक होता है जनरल नॉलेज, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज का टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जाएगा। तो जनरल नॉलेज होता है, जनरल साइंस होता है और जनरल स्टडीज होता है। जनरल साइंस SCIENCE और जनरल स्टडी, ये तीन GS, है ना। तो ये तीन तरह की चीजें आती है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल स्टडी। बेसिकली इसमें सब चीजें अलग अलग है, जनरल साइंस अलग है, जनरल नॉलेज अलग है, जनरल स्टडीज अलग है। जनरल स्टडीज एक बड़ा एरिया है। जनरल स्टडीज का मतलब होता है इसमें साइंस, आर्ट, हर तरह की चीजें इसके बारे में अध्ययन करना, और इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। जैसे जनरल स्टडी में ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, इथिक्स भी पढ़ना, ये सब जनरल स्टडीज का टॉपिक है। इसमें साइंस आर्ट सब कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसमें हर चीज के बारे में एक गहराई से, डेप्थ से स्टडी किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन का होता है जनरल स्टडीज का, उसका पैटर्न क्वेश्चन जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत मतलब भीतर तक की बातों को पूछा जाता है। और उसके बाद जनरल साइंस जो है हमारा, जनरल साइंस, साइंस सब्जेक्ट से जनरल जो चीजें होती है, जो जनरली कॉमन पीपल को मालूम होना चाहिए, उस तरह का क्वेश्चन। तो साइंस हमारा क्या है? फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा? बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से। तो इसमें जनरल साइंस में क्वेश्चन जो होगा वो साइंस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें जो कि साइंस की बातें हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड इन डेप्थ बातें होती है। ठीक है, और जीके क्या है? तो जीके जनरल साइंस को भी कवर करता है, जनरल स्टडीज को भी करता है। यानी जीके का ओवरऑल ऐसा चीज है, मिक्सचर है, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमैनिटीज के भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, सबका कॉम्बिनेशन होगा, है ना। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल नॉलेज जो होता है ना, जनरल नॉलेज एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन का डिस्टिंग्विश कर रहा हूं कि जनरल साइंस या जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कैसे है। जैसे हम एक क्वेश्चन करें फिजिक्स से कि ये लाइट ऑफ स्पीड क्या है, मतलब कि स्पीड की, लाइट गति की, लाइट ऑफ स्पीड क्या है, मतलब कि लाइट की गति क्या है। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। 3 लाख किलो पर मीटर, 3 लाख क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से। और जनरल साइंस का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो जनरल साइंस के उसी लाइट से फोटोन के बारे में पूछा जा सकता है कि फोटोन क्या है, किस तरह की चीजें हैं, है ना। तो वो जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया, है ना। लाइट का पार्टिकल फोटोन है, तो जनरल साइंस क्या है? आप लाइट के बारे में स्टडी किए, सनलाइट के बारे में स्टडी किए, उसके फोटोन के बारे में स्टडी किए, तो वो जनरल साइंस की स्टडी हो गई। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा क्या? जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो आज हम ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो आपका आएगा वो क्या आएगा? जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम शुरू जहां से होता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की शुरुआत से लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ज्योग्राफी की शुरुआत से सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कब से शुरू हुआ? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, ईयर कौन सा था, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो टॉलमी नाम का व्यक्ति, टॉलमी नाम का विद्वान, पी टॉलमी लिखते हैं, PTOLMY, पी टॉलमी, है ना। टॉलमी इसको पढ़ते हैं। टॉलमी ने सबसे पहले ज्योग्राफी का स्टडी शुरू किया। तो एक क्वेश्चन है कि किसने शुरू किया? तो टॉलमी ने। टॉलमी, इसके पहले सब्जेक्ट था लेकिन कोई डिफाइंड नहीं था कि ये ज्योग्राफी है। ठीक है, तो उसके बाद सिस्टमेटिक जब स्टडी हुआ तो वो ईयर था 140, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ज्योग्राफी हो गया। तो उसके बाद जो इसने क्या उस समय कॉन्सेप्ट दिया है, भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट था क्या
कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो टॉलमी का क्या कहना था कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स अर्थ के चक्कर मार रहा है, यानी तारे सूर्य सब अर्थ सेंटर में है, ठीक है। ये टॉलमी का कहना था। इसी विचारधारा के साथ बहुत दिनों तक लोग जीते रहे, बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क करते रहे, लेकिन 1543 में एक कॉन्सेप्ट बदल गया, है ना। यानी कोपरनिकस नाम के व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया, कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है कि पृथ्वी सेंटर में है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अर्थ को कहा कि अर्थ इज नॉट इन द सेंटर, सेंटर में क्या है, सन है, और सन अर्थ जो है सूरज का चक्कर मार रहा है, और अदर प्लैनेट भी हैं जो सूरज के चक्कर मार रहे हैं। यानी सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे पाथ पर सारे ग्रह सोलर सिस्टम के अर्थ के सन के चक्कर मार रहे हैं, सन हमारा है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इस तरह का कॉन्सेप्ट कोपरनिकस ने दिया। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को, यानी कोपरनिकस का टाइम था, ये क्या था, कोपरनिकस, कोपरनिकस निकस, ठीक है। तो कोपरनिकस व्यक्ति ने इस तरह की विचारधारा के साथ इसको डिफाइन किया। फिर इसी को आगे केपलर नाम के व्यक्ति इस बात को मानते हुए केपलर ने इसमें कुछ संशोधन किया। केपलर कहा कि ठीक है, ये बात सही है कि जो सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर मार रहे हैं, पृथ्वी चक्कर मार रहा है, और सेंटर में अर्थ सन है, लेकिन सेंटर में सिर्फ सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, ये नहीं कि पूरे यूनिवर्स में तारे और अलग अलग सोलर सिस्टम है जो कि अलग अलग दिशा में है, ठीक है। तो इस तरह से ये विचारधारा बनी, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का अध्ययन। अब ज्योग्राफी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गए, हजारों तरह की विचार बन गए, हजारों तरह के आइडिया बन गए। इन सब आइडिया में ज्योग्राफी एक बहुत बृहद विषय, बहुत फैला हुआ विषय बन गया, बहुत एक्सपेंडेड सब्जेक्ट बन गया। तो एक्सपेंडेड सब्जेक्ट बन रहा है। तो एक्सपेंडेड सब्जेक्ट में हम सबसे पहले जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को बांट के पढ़ेंगे, सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी को जब बांट के पढ़ेंगे तो पहले ज्योग्राफी का डिवीजन हम करेंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी जो टर्म मैंने लिखा, इसमें दो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। एक ज्योग्राफी को कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, PHYSICAL, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोग्राफी, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा इसका धड़ा क्या हो जाता है, दूसरा हिस्सा हो जाता है क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी, HUMAN, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी दो तरह से बट के हो गया, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी किसको कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में ऑल वो फिजिकल पार्ट, वो सारे फिजिकल पार्ट जो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, वो फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा बन जाता है। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब होता है बॉडी वाला, शेप वाला, है ना। तो शेप, आकार वाला जो भी चीज होगा वो इस ज्योग्राफी में, इस पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा बन जाएगा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में अर्थ का एक शेप है, सन का एक शेप है ना, सारे प्लैनेट्स का एक शेप है ना, गैलेक्सी का एक शेप है, यूनिवर्स के बारे में रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह से सारे जो चीजें हैं वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में पूरे अर्थ के बारे में आप पढ़ेंगे, अर्थ पर माउंटेन, रिवर्स, है ना, लेक्स, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना, पार्ट है ना, फॉरेस्ट, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, यानी ह्यूमन इसी पृथ्वी पर रह रहा है, तो ह्यूमन कहीं ना कहीं इन ज्योग्राफी का, यानी पृथ्वी से रिलेटेड उसका रिलेशन बना हुआ, उस रिलेशन के कंसिक्वेंसेज में वो जो काम करता है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन कैसे फिजिक्स से ज्योग्राफी से जुड़ करके क्या क्या एक्टिविटी करती है और उसके कंसिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं। तो ह्यूमन, तो पहले ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन पढ़ेंगे, सेटलमेंट पढ़ेंगे ह्यूमन का, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। सेटलमेंट कैसे रहता है ना, ऑक्यूपेशन क्या होता है ना, वो कैसे ट्रेड करता है ना, इस सब चीज़ों को कैसे उसका रिलेशन होता है, इस सब चीज़ों को ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज हम चर्चा करते हैं फिजिकल, क्योंकि ज़्यादातर आपका यूईटी का जो क्वेश्चन होता है यूजी लेवल का, वो फिजिकल ज्योग्राफी से आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आज हम शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पर आपने देख रहा है कि ये लिखा हुआ द यूनिवर्स, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी शुरू ही होती है पूरे ब्रह्मांड से, ठीक है। तो यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है, ठीक है, यूनिवर्स है क्या, तो यूनिवर्स के अंतर्गत अगर यूनिवर्स के डेफिनेशन दें तो ऑल फिजिकल बॉडी,
चाहे वो सन हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो ये प्लैनेट्स हो, चाहे वो एस्टेरॉयड हो, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे चीज इसमें है। तो तीन चीजें होती है यूनिवर्स में, तीन चीज है बेसिकली, तीन चीज है, मैटर MATTER, मैटर, एनर्जी ENERGY, और स्पेस, है ना, SPAC, स्पेस। तो ये तीन चीज को कवर करके रखता है हमारा यूनिवर्स, मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। मैटर का मतलब होता है जो भी चीजें, जो मटेरियल है, जिसका कोई पार्ट है, जिससे कोई बॉडी बनती है, वो मैटर है। जैसे पृथ्वी एक मैटर है, सन एक मैटर है ना, जितने भी प्लैनेट्स है वो एक मैटर है। तो ये सब मैटर है। एनर्जी क्या है? तो वो जो मैटर के फॉर्म में नहीं है, जो फ्लो में रहता है, जिसकी लिक्विडिटी होती है, वो एनर्जी होता है। जैसे सनलाइट क्या है? कि एनर्जी है ना। हवा, विंड क्या है? एक एनर्जी है। तो मैटर भी है इस यूनिवर्स में, एनर्जी भी है, और जहां पर मैटर एनर्जी कुछ भी नहीं है वो स्पेस हो जाता है, यानी अंतरिक्ष जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये तीनों चीज कहाँ एग्जिस्ट करता है? मैटर, एनर्जी और स्पेस, ये यूनिवर्स में यूनिवर्स का करता है। तो ये जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं यूनिवर्स का, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर आउट कर दूं कि यूनिवर्स में देख रहे होंगे बहुत सारे चमकीले चमकीले, इधर चमकीले डॉट, इधर चमकीले डॉट्स, इधर चमकीले, इधर चमकीले, ये सब चमकीले चमकीले पूरे यूनिवर्स का है। पूरे यूनिवर्स का एक दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत कहीं लंबा, कहीं गहरा, कहीं चौड़ा, है ना। एक देख रहे हैं ना, एक चमकीला इतना सारा, ढेर सारा। एक गैलेक्सी है, ये भी 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 एक गैलेक्सी है। यानी पूरे यूनिवर्स में हम बात करें तो बिलियन ट्रिलियंस कितने हैं गैलेक्सी पता नहीं। अभी तो रिसर्च चल ही रहा है, फोटोग्राफी यूनिवर्स की खींची ही जा रही है, और कितने अरब खरब गैलेक्सी है ये पता नहीं। और उन गैलेक्सी के भीतर ये जो इतने छोटे आपको यहां पर गैलेक्सी चमकता हुआ दे रहे हैं, ये हमारी एक एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। अरब, सिर्फ जिस गैलेक्सी में हम हैं उस गैलेक्सी में 3000 बिलियन सोलर सिस्टम है। ठीक है ना। तो ये है हमारा पूरा यूनिवर्स। इस तरह से हमारा यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का जो फोटो देख रहे हैं, हब्बल नाम करके एक टेलीस्कोप स्पेस में भेजा हुआ है, उस स्पेस से फोटो ली जा रही है, और उसका ये फोटो है, ऐसा ही फोटो भेजा है हब्बल ने। और इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सारे गैलेक्सीज ऐसे यूनिवर्स में है। और गैलेक्सी के बारे में एक चीज और बताया गया है, क्या कि सारी गैलेक्सियां से लाइट निकल रही है, रोशनी निकलेगी ना, क्योंकि सारे गैलेक्सी में क्या है? सन है, सारे सोलर सिस्टम है। तो सन में क्या है? फायर है, लाइट है। तो वो लाइट जब आता है तो उसमें तो कलर रिफ्लेक्ट होता है। जानते हैं कि लाइट में, सनलाइट में 7 कलर्स है, तो ऐसे ही सब में 7 कलर्स है। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो सारी गैलेक्सी है ना, उससे रेड कलर की रेडिएशन होती है, रेड कलर दिख जाती है दूर से। तो रेड कलर जो हो रहा है ना, दो गैलेक्सी के बीच में, इन दोनों के बीच में रेड कलर जो है वो घट रहा है। इससे अंदाजा साइंटिस्ट नासा में बैठे लगा रहा है कि रेड कलर अगर दोनों के बीच में घट रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों दूर हो रहा है। जैसे गाड़ी के पीछे आप खड़े हो, पीछे की लाल बत्ती जल रही हो, गाड़ी जैसे ही आपसे दूर जाएगी क्या होगी? आपको रेड कलर धीरे धीरे धीमी दिखने लगेगी। तो यही हो रहा है। इसका मतलब स्पेस जो है पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है। तो ये हम बात कर रहे थे यूनिवर्स की। यूनिवर्स इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, ठीक है, कि सेकंड टॉपिक पर, कि यूनिवर्स के भीतर हमारा जो गैलेक्सी है वो किस तरह से। तो ये देख रहे हैं सारे गैलेक्सी का फोटो है, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, तीन गैलेक्सी, ये हब्बल के द्वारा खींचा हुआ सारे गैलेक्सीज है। और इस गैलेक्सी में शेप देखिएगा तो कहीं पर शेप आपको गैलेक्सी ऐसे दिखेगा, इस तरह से स्पाइरल शेप में, स्पाइरल, ऐसे डबल स्पाइरल में, ऐसे स्पाइरल। जैसे इस गैलेक्सी को मैं दिखा दूं कि एक गैलेक्सी देख लीजिए, एक गैलेक्सी कैसा आपको लग रहा है? ये वाला गैलेक्सी आप गौर से देखिए तो इस शेप में दिख रहा है। कुछ गैलेक्सी ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कि इस गैलेक्सी को देख लीजिए आप, इस तरह से दिख रहा है। एक गैलेक्सी भी स्पाइरल है, ठीक है। और कुछ गैलेक्सी जो होता है वो उसका कोई शेप नहीं होता। जैसे इस गैलेक्सी को आप देख लीजिए तो ऐसे 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 ऐसे, सोलर सिस्टम यहाँ, सोलर सिस्टम यहाँ, सोलर सिस्टम यहाँ, ऐसे ऐसे सोलर सिस्टम वाला गैलेक्सी होगा, ठीक है। तो एक गैलेक्सी ऐसे होगा, ठीक है, एक गैलेक्सी ऐसे होगा। तो इस तरह से एक शेप, दो शेप और तीन शेप। तो पूछता है
कि कितने शेप में हमारे गैलेक्सीज अब तक हब्बल ने कितने शेप में गैलेक्सीज को देखा, तो 3 शेप होता है। इसको कहते हैं स्पाइरल, SPIRAL, स्पाइरल, है ना, स्पाइरल, स्पाइरल शेप में है। ये इलिप्टिकल, अंडाकार, इलिप्टिकल शेप में है। और एक ये है इर्रेगुलर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है जनरल का कि हमारा जो आकाश, अगर जीके का क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो पूछेगा क्या कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे का शेप कैसा है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो मिल्की वे इस शेप में है, स्पाइरल शेप में है, ठीक है। और अगर पूछे कि दूसरा जो गैलेक्सी जो खोजा गया है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, वो भी इलिप्टिकल शेप में पाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जीके का बन गया यूनिवर्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट करें बात कि ऐसे हमारे पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज है, और एक गैलेक्सी के भीतर, इस गैलेक्सी के भीतर हमारा सोलर सिस्टम है। ये देखिए हमारा गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं उसका पिक्चर है। देखिए यहां से सेंटर से ऐसे रेखाएं ऐसे उड़ती हुई दिख रही है ना। ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, सब ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये है हमारा मिल्की वे, इस तरह से मिल्की वे चक्कर काट रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस आकाश गंगा के भीतर कहीं पर एक छोटा सा डॉट में हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें अरबों खरबों सोलर सिस्टम के बीच में हमारा सोलर सिस्टम है ना। तो समझ में आ रहा है कि सोलर सिस्टम है। और इस तरह से हमारा इसमें कितना है, बहुत सारे तीन कितने, ये भी क्वेश्चन जीके का है, 3000 बिलियन, BILLIONS, बिलियंस क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है किसमें, मिल्की वे में। इस मिल्की वे में इतना सोलर सिस्टम है। समझ में आ रही बात, इतना सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे में है। यानी सोच सकते हैं कि हमारा मिल्की वे, सिर्फ हमारा एक मिल्की वे कितना विशाल है, ठीक है। और इससे भी बड़ा एंड्रोमेडा है, इसके कई गुना बड़ा दूसरा सोलर सिस्टम ऐसा ही आपको दिखेगा जिसका नाम एंड्रोमेडा है, जिसकी फोटो हब्बल ने खींच करके भेजी है, वो है। तो सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड कितना, और ये भी बात किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा मिल्की वे के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है। स्पेस किसको कहते हैं, जहां पर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या हो जाता है, जहां कुछ भी नहीं रहता उसको स्पेस कहते हैं। तो स्पेस बढ़ रहा है पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में ही सारी चीज एग्जिस्ट करता है। स्पेस में ही मिल्की वे है, स्पेस में ही सन है, स्पेस में ही अर्थ है ना। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हो सकता है, मून और सन के बीच में भी स्पेस है, मून और अर्थ के बीच में भी स्पेस है, जहां पर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है अर्थ का, और फिर जहां पर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है मून का, उस बीच के गैप में स्पेस है ना, इसीलिए स्पेस सैटेलाइट भेजा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रही है। तो मिल्की वे इस तरह का है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस मिल्की वे से, ठीक है। ये देख रहे हैं एंड्रोमेडा, दूसरा जो मैंने बता रहा था कि दूसरा जो फोटो भेजा गया है वो एंड्रोमेडा का है। मिल्की वे से बड़ा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा है, ठीक है। एंड्रोमेडा आप देख रहे हैं, एंड्रोमेडा है मिल्की वे से दूसरा बड़ा, जो कि फोटो से खींच करके भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक तारा है जो कि सूर्य से सबसे निकट, यानी दूसरा सोलर सिस्टम कह दें। यूनिवर्स में इंसानों ने पता किया दूसरे सोलर सिस्टम का, तो सिर्फ दूसरा सूर्य अभी दिखा है। तो दूसरा सूर्य, जो सूर्य हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक है, वो एक चमकता हुआ जो एरिया दिख रहा है ना, यही है। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये दूसरा सूर्य से सबसे नजदीक का दूसरा सोलर सिस्टम है ना। तो सूर्य से सबसे नजदीक का दूसरा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में होगा, क्या एंड्रोमेडा में होगा या फिर मिल्की वे में होगा? तो नेचुरली मिल्की वे में होगा। एंड्रोमेडा में कैसे होता है, एंड्रोमेडा तो एक अलग सोलर सिस्टम ही है, अलग गैलेक्सी ही है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे मिल्की वे में ही दूसरा सबसे चमकीला तारा है, ठीक है, जिसका फोटो भेजा गया है, यही है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। एक क्वेश्चन है जीके का, प्रॉक्सिमा सबसे नजदीक का तारा पूछता है कि सन से सबसे नजदीक का दूसरा स्टार कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। है जीके का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं, है ना, हमारा जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक प्लैनेट है ना, एक प्लैनेट है, या कह दें कि एक तारा है हमारे सोलर सिस्टम से सबसे बाहर एक तारा है जिसका नाम है सीरियस,
है ना। सीरियस, सीरियस क्या है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का एक तारा है जो किस तरह से शेप में दिखता है, तो एक डॉग के आकार में, जितने सारे तारों का ग्रुप है, इसमें ए वाला तारा तेज सा आपको दिख रहा होगा, ये भी तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है, इसका पूरा शेप देख लेंगे तो ये डॉग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको डॉग स्टार या सीरियस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये इससे भी एक और सीरियस या डॉग स्टार क्या है, सीरियस या डॉग स्टार हमारे ये यूनिवर्स में एक स्टार है, एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख लें, अब उस गैलेक्सी से, ब्रह्मांड से बाहर, उस गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं और अपने सोलर सिस्टम में आते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में ये वाला अर्थ है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम कैसा है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन और इसको समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम सन, ये सन है। सन क्या है, व्हाट इज सन, एक क्वेश्चन उठता है। तो सन कैसे बना, कैसे हुआ, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, इस सब की चर्चा सन की स्टडी के साथ शुरू हो जाती है। तो इसमें पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन, यानी जितना आपने अभी ब्रह्मांड देखा, सोलर सिस्टम देखा, सोलर सिस्टम के बाहर गैलेक्सी देखा, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स देखा, तो यूनिवर्स में ये सारी चीजें आई कैसे, कैसे ग्रह बने, कैसे प्लैनेट बने, कैसे सन बने, इसके लिए एक अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो जो तीन मुख्य थ्योरी है उसकी चर्चा आज हम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की चर्चा पहले कर लें। बिग बैंग BNG, ये पहला थ्योरी है, यानी बिग बैंग थ्योरी, यानी सोलर ब्रह्मांड कैसे बना, तो बिग बैंग से बना, ठीक है। बिग बैंग से, याद रखिए, ब्रह्मांड का पहला सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, क्वेश्चन भी उठ सकता है कि सबसे मान्य बिलीवेबल थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। दूसरा थ्योरी कौन है, दूसरा थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, THEORY, है ना। तो दूसरा थ्योरी का नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसमें जो साइंटिस्ट है, जो स्कॉलर है, उनका कहना है कि ब्रह्मांड का कोई बिगिनिंग नहीं पता है, नो बिगिनिंग नो एंड, एंड इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, है ना, और ये बढ़ते जा रहा है ब्रह्मांड। इसी थ्योरी को कहते हैं नो बिगिनिंग। इसमें तीन बातें हैं, नो बिगिनिंग, नो एंड और एक्सपैंडिंग, है ना, तीन बातें स्टेडी स्टेट थ्योरी में है, ठीक है। नो बिगिनिंग, नो एंड एंड एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो इस थ्योरी को स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। और एक तीसरा थ्योरी है जिसमें स्कॉलर्स का मानना है क्या, कि एक्सपैंडिंग, द सोलर सिस्टम इज एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि इसको कहते हैं पल्मुनरी थ्योरी, PULMUNARY, पल्मुनरी थ्योरी, ठीक है। यानी एक बार कहता है कि ब्रह्मांड कभी डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी था, डार्क मैटर पर सारे ब्रह्मांड जितने भी एनर्जी, मैंने तीन बातें कही ना, एनर्जी, स्पेस और मैटर, ये तीनों चीज पहले एक ही पॉइंट पर था, सारे चीज कांटेक्ट होकर के। अभी एक समय था जबकि एनर्जी, सारे मैटर, सारे स्पेस एक पॉइंट पर बंद था ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से मैटर एक ब्लास्ट हुआ और मैटर, एनर्जी, स्पेस सब ब्रह्मांड में फैलता गया और ये अभी तक फैल ही रहा है। तो इसको कहते हैं मतलब कि इस तरह से फैल रहा, और एक टाइम आएगा जब ये फैलना बंद कर देगा, तो ये सारे कॉन्टैक्ट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये सारे मैटर, एनर्जी और स्पेस फिर इसी मैटर में के रूप में आ जाएगा। तो यानी डार्क मैटर था, डार्क पॉइंट था, उस पर फिर सारा ब्रह्मांड के सिमट करके डार्क पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी, यानी हृदय में जिस तरह सांस चल रही है, एक बार फूलती है, एक बार सिकुड़ती है हमारे हृदय, वैसे ही ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक्सपैंड और सिकुड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जिसको सब लोग अभी मान रहे हैं कि ये थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी, इसी तरह से ब्रह्मांड बना है। अब चर्चा करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है क्या, तो बिग बैंग का मतलब होता है, बैंग मतलब ब्लास्ट होता है, तो बिग बैंग कहने का मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्च में आया सामने कि पूरे जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था,
तो क्या था, तो पार्टिकल्स कुछ थे, कुछ मॉलिक्यूलर पार्टिकल थे। तो मॉलिक्यूलर पार्टिकल कहाँ थे, स्पेस था, और मॉलिक्यूलर पार्टिकल ऐसे ऐसे स्पेस में फैला हुआ था। कुछ यहाँ पार्टिकल था, कुछ यहाँ पार्टिकल था, कुछ यहाँ पार्टिकल था, कुछ यहाँ पार्टिकल था, ऐसे जहां तहां, और बीच में क्या था, स्पेस था। ठीक है, इस तरह से। तो जहां जहां मोलिकुलर पार्टिकल था उसको नाम देते हैं क्या, नेबुला, 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 है ना। तो पार्टिकल क्या था, गैसेस पार्टिकल था, जिसको नेबुला कहते हैं। तो नेबुला कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेबुला क्या है, तो नेबुला इज द क्लाउड, बादल था, किसका, गैसेस का, पार्टिकल का। ठीक है ना, पार्टिकल के मॉलिक्यूल का धुंध था, मॉलिक्यूल का क्लाउड को नेबुला कहते हैं। अब इस नेबुला के भीतर था क्या, तो नेबुला के भीतर था हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स। ठीक है, और पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स में हीलियम भारी पार्टिकल होता है और हाइड्रोजन हल्की पार्टिकल होती है। तो इन जो भारी पार्टिकल था ना, वो कहीं हल्की पार्टिकल को खींच लिया, इसमें से खींच लिया इस पार्टिकल को, तो क्या हो गया, एक जगह आ गया दोनों। फिर इसी तरह से सारे हाइड्रोजन क्या हुए, भारी पार्टिकल की तरह खींचने लगे। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, सर्कुलेशन होने लगा। ठीक है, सारे हल्के पार्टिकल हाइड्रोजन हीलियम की तरह अट्रैक्ट होने लगे और एक सर्कुलेशन होने लगा, यहाँ पर गति आने लगी। और गति आते 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 क्या हुआ, यहाँ पर आग लग गया, और यही आग घूम घूम करके धधक करके जलता हुआ गोला बन गया। ठीक है, तो सन में अभी क्या हो रहा है, सन अभी धधकता हुआ आग का गोला है, देख रहे हैं ना, पूरा आग दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन के पार्टिकल हीलियम के पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिएक्शन के कारण आग लग रही है और ये आग पूरा फैला हुआ है। तो एक स्टेज आया सन में जिसको कहते हैं आज से 13.3.7 बिलियंस ईयर्स अगो, यानी सन में ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, है ना। हमारा सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की नहीं बात कर रहे हैं अभी। तो हमारे सन का निर्माण कब हुआ, एक क्वेश्चन है 3 पूछता है, जीके का क्वेश्चन है, 3.7 अरब वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम में बिग बैंग हुआ। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बिग बैंग हुआ। तो बिग बैंग में हुआ क्या, तो इस आग के पार्ट से कहीं आग के यहाँ टुकड़े, कहीं आग के यहाँ टुकड़े, कहीं यहाँ छोटे बड़े, 1 इंच के, 5 इंच के, 10 फीट के, 1000 फीट के, है ना, एक शहर के बराबर, पूरा एक देश के बराबर, पूरा एक पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी से बड़ा, ऐसे गोले, जैसे ए गोला, ए गोला, ए गोला, ऐसे गोले, आग के गोले फैल गए चारों तरफ। ऐसे रस्सी से घुमाते हो किसी चीज को बांध करके, तो क्या होता है, बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो क्या होता है, मान लिया पानी की छींटे ऐसे फेंकोगे तो फैलेगी चारों तरफ। तो ऐसे ही चारों तरफ वो फैलता रहा आग का गोला। और ये आग का गोला क्या हुआ, ये सारे जो ग्रह देख रहे हैं ना, ये कभी एक टाइम में आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले सब धधकता हुआ आग का गोला था। हमारा पृथ्वी भी, यहाँ जो पृथ्वी देख रहे हैं, ये क्या था, धधकता हुआ आग का गोला था। और ऐसे ही छोटे छोटे कण, ये रास्ते पर सारे कण जो देख रहे हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, ये सारे क्या थे, धड़कते हुए आग के गोले थे। तो जो छोटे छोटे कण थे वो तो तुरंत उसमें से क्या हुआ, क्योंकि आगे तो रिएक्शन नहीं ना हो रहा था, इसी जगह पर रिएक्शन तो यहाँ हो रहा था हीलियम हाइड्रोजन का, लेकिन इस सारे पार्ट में रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो इसमें जो आग थे ना, वो कहीं कहीं ठंडे हो गए। जैसे बहुत छोटा सा इतना सा पार्टिकल है ना, 2 इंच का, तो 2 इंच वाला यहाँ गया और धीरे से ठंडा हो गया। तो ठंडा हुआ तो उसमें से कुछ तो मैटर बनेगा ना, उसमें से कुछ गैस निकलेगा, कुछ तो गैस का एक गोला बन गया। ठीक है, ऐसे ही गैस का गोला, पत्थर का गोला, लोहे का गोला, निकेल का गोला, ऐसे हर पूरे ब्रह्मांड में ये वाला बेल्ट देखते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ, हजारों लाखों गोले छोटे बड़े पड़े हुए हैं, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं इस पर, है ना। ऐसे ही ब्रह्मांड में इधर उधर पहले जब हुआ होगा तो पूरे ब्रह्मांड में गोले छिटके थे। ये सारे गोले छिटके बड़े, और बड़े बड़े क्या थे, बृहस्पति था, अर्थ था, ये सब गोला था, अर्थ भी गोला था। तो गोला में क्या हुआ, सब सर्कुलेट करने लगा ग्रेविटेशन के कारण। तो सब में ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स अपना बना इसमें, और दोनों के ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण सन के किनारे किनारे सब चक्कर मारने लगे सारे सारे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम धधक धधक के जलता रहा करोड़ों वर्ष तक। पृथ्वी पर भी चला, तो पृथ्वी पर भी छोटे छोटे जो गैस के टुकड़े थे उस बारिश और अट्रैक्शन के कारण इसमें चले आए। तो पृथ्वी के अंदर, गैस के अंदर, आग के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और फिर पृथ्वी जलता रहा। तो जलने के बाद पृथ्वी के चारों ओर क्लाउड बन गया, है ना, बादल बन गया।
है ना, आग की वजह से, और वो बादल बन के फिर करोड़ों वर्षों तक हाइड्रोजन हीलियम के जमावड़े के कारण वो बारिश हुई, और उस बारिश के कारण पृथ्वी पर पानी बन गया, और उस पानी से फिर समुद्र का जितना भी पानी है वो क्या है, वो गैस से हाइड्रोजन हीलियम के बनने से बारिश हुई है, और वो बारिश का पानी सारा का सारा समुद्र में है। यानी 70% पानी अर्थ पर जो है वो 70% मतलब 70% वो टोटल एरिया का जो है पानी है, और वो क्या है, गैस के ठंडा होने से बना पानी है। और बाकी का लैंड एरिया में तरह तरह के मिनरल वाले हैं, कहीं आयरन है, कहीं हीलियम है, कहीं बॉक्साइट है। ये पूरे पृथ्वी में तरह तरह के मिनरल्स भरे पड़े जमीनी एरिया है, ठीक है। अब इस पर धीरे धीरे क्रिएशन हुआ जीव जंतुओं का। पानी में पहले जीव जंतु बने, इक्वेटिक जीव बने, अमीबा बना, उसके बाद बहुत सारे जीव जंतु पानी में बने, फिर वही जीव जंतु जमीन पर आए, फिर जमीन में जीव जंतु बने, जंगल बना, पहाड़ बना, ये सब चीज़ें बनती गई, इवोल्यूशन हुआ जीवों में, और फिर धीरे धीरे उन्हीं जीवों से इवोल्यूशन होते होते इंसान बन गया, ठीक है। और इंसान आज इंटेलेक्ट होकर के इन चीज़ों को पढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। अब ये तो सोलर सिस्टम की बात हुई कि इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। तो अब जो हम स्टडी करेंगे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि प्लैनेट से क्वेश्चन पूछेगा। अब हम एक एक प्लैनेट्स की बात आती है तो पृथ्वी पर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी कितने टाइम में रोटेशन करता है, तो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा इस सोलर सिस्टम पर एक चक्कर मार देता है, तो 1 वर्ष होता है। तो इस तरह से सारे टॉपिक का, एक एक टॉपिक का हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना, कि पृथ्वी कैसे घूमता है ना, पृथ्वी का टाइमिंग क्या है, मास से मास, जैसे पहले बुध की बात करें, मरकरी की, मरकरी क्या है, सन से सबसे नजदीक है, ये वाला जो है मरकरी है, मरकरी ये वाला है, तो ये सन से क्या है, सबसे नजदीक है। कितना डिस्टेंस है, एक क्वेश्चन है, ये पूछेगा जीके में कि सन और मरकरी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो ये है 5.7 अरब किलोमीटर, है ना, 5.7 अरब किलोमीटर। तो ये जीके का एक क्वेश्चन है ना। पृथ्वी का कोई सैटेलाइट है क्या? नहीं, है ना, पृथ्वी हैज नो, नहीं, मरकरी का कोई सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट मतलब मरकरी को चक्कर लगाने वाले कुछ कोई दूसरे सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं? तो नहीं, है ना। क्या मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर है जैसे पृथ्वी पर? तो नहीं। ये सब क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, सीयूटी का, ठीक है। उसके बाद जब मरकरी के बारे में 5, 6, 7 क्वेश्चन कॉमन जीके का क्वेश्चन बन सकता है मरकरी से, तो मरकरी चैप्टर पढ़िए। मरकरी से ये चीजें मैं भी आपको क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा, सेट दे दूंगा, क्लासेस करवा दूंगा और सबका बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसको, अब सोलर सिस्टम में एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आज क्वेश्चन के साथ उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिसमें कि क्वेश्चन भी होता जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी चलती जाएगी, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी जो हुई, वो बिग बैंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस व्यक्ति ने कहा था कि बिग बैंग का कंसेप्ट जो दिया था, किसने दिया था? तो बिग बैंग का जॉर्ज लिमेंट्रे, यानी बिग बैंग, पहला क्वेश्चन आया बिग बैंग, BIG, बिग बैंग, BANG, बैंग, तो इसको कहते हैं जॉर्ज जी लिमेंट्रे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा जॉर्ज लिमेंट्रे, ठीक है। अच्छा, व्हेन डिड द बिग बैंग एक्सप्लोजन हैपन? मैंने बताया था कब हुआ था बिग बैंग, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उसके बाद ना स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या बात कही गई है? स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में, दूसरा थ्योरी जो बिग बैंग के अलावा था, स्टेडी स्टेट थ्योरी, क्या बात कही गई है? तो स्टेडी स्टेट में क्या किया था कि नो बिगिनिंग नो एंड और एक्सपैंडिंग, यही 3 बातें कही गई थी स्टेडी, यानी दूसरी थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में, ठीक है। लिख लीजिए, नो बिगिनिंग नो एंड, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है ना। तीसरा है who has the first existence in the galaxy beyond? हाँ, पहला बार गैलेक्सी के बाहर, पहली बार गैलेक्सी के बाहर जो हुआ,
कि गैलेक्सी के बाहर किसने बताया कि गैलेक्सी का स्ट्रक्चर जो है ऐसा है, किसने बताया? तो टाइम लिख लीजिए, ईयर था 1924। कौन सा ईयर था? 1924। 1924 में पहली बार क्या बताई गई? गैलेक्सी के बाहर, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर गया, कौन गया? हब्बल स्कोप गया, और उसने क्या लाया? उसने बाहर की दुनिया का यानी गैलेक्सी का फोटो भेजा, है ना। तो पहला जो था एडविन हब्बल, क्या नाम था? एडविन हब्बल। ईयर था 1924 में एडविन हब्बल के नाम से एक टेलीस्कोप भेजा, HUBBLE हब्बल, है ना। तो एडविन हब्बल ने सबसे पहले क्या किया कि इसके बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था कि जितने गैलेक्सी पाए गए उसका स्ट्रक्चर कितने तरह का है? तो 3 तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले चर्चा कर दिया कि वो 3 तरह स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। तो एक है वो स्पाइरल, और दूसरा क्या है? स्पाइरल के अलावा इलिप्टिकल, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? तीसरा स्ट्रक्चर है इरेगुलर। तो 3 तरह के गैलेक्सी का स्ट्रक्चर है ना, इलिप्टिकल, है ना, स्पाइरल और इरेगुलर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो हमारा जिसमें हम गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो उसका स्ट्रक्चर भी इलिप्टिकल है। ये भी क्वेश्चन जीके का है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम किस में रहते हैं? तो मिल्की वे में, MILKY, मिल्की वे में, ठीक है। तो मिल्की वे में रहते हैं, ठीक है। तो मिल्की वे का स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्पाइरल है, है ना, स्पाइरल, ठीक है। उसके बाद, हाँ, हम अब इस चीजों से हम निकलते हैं। एक और एंड्रोमेडा मिला था, एंड्रोमेडा का भी स्ट्रक्चर कैसा है? स्पाइरल है। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछेगा सन के बारे में। तो सन के बारे में देखिए, क्वेश्चन है कि पूरे सोलर सिस्टम में 2-3 जीके का क्वेश्चन है, सन का मास कितना % है, यानी कितने % मॉलिक्यूल सिर्फ सन के भीतर हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के, पूरे सोलर सिस्टम के। तो उसमें होगा 99% क्या है, मास क्या है? सन के भीतर है, और बाकी ये सारे प्लैनेट सिर्फ 1% मास के साथ हैं, यानी पूरे सोलर सिस्टम में जो भी चीजें हैं 1% में है, और सन क्या है? 99% में है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद, है ना, जो हमारा सन है, सन में क्या क्या गैसेज, कौन कौन से गैसेज है? तो हमें पता है सन में हाइड्रोजन है, हीलियम है और अदर गैसेज भी है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, कितना है? 72% हाइड्रोजन है। हीलियम कितने हैं? तो हीलियम 26% है, 26% है। और 2% क्या है? 2% है अदर गैसेज है, अदर गैस है, आर्गन वगैरह है ना, ये 2% है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सन से रिलेटेड। सन के सरफेस पर टेम्परेचर कितना है, एक को पूछा सकता था। तो सन पर टेम्परेचर कितना है? सन के पर टेम्परेचर है लगभग आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इस सन के सरफेस पर है। सन पर के सरफेस पर 6000 डिग्री टेम्परेचर है ना, 6000 डिग्री टेम्परेचर है। और सन के सरफेस पर कहीं कहीं पर टेम्परेचर घटता है और कहीं कहीं पर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। तो जहां जहां का टेम्परेचर घट जाता है थोड़े समय के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसे जगह को पर धब्बा दिखता है, यानी सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट क्या है? तो सन के स्पेस पर, सन पर टेम्परेचर का घट जाना, कहीं कहीं धब्बे के रूप में दिखना, सोलर स्पॉट कहलाता है। अब सन में एक और क्वेश्चन आता है कि सन ऐसे है, सन चमक रहा है, तो सन को देखिएगा सुबह दोपहर में, तो बीच का पार्ट ये दिखेगा तेज चमकीला दिखेगा, है ना। तो तेज वाला सफेद कलर का अगर दोपहर में देख लीजिए तो आंखें टिकती नहीं है, वो चमकीला हिस्सा क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर कहलाता है। फोटोस्फेयर कौन सा है, क्या है? तो सन का ब्राइटेस्ट पार्ट है, और उस ब्राइटेस्ट पार्ट के गिर्द गिर्द क्रोमोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर, है ना। हिंदी में इसको प्रकाश मंडल कहते हैं और इसको आभा मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फेयर, स्फेयर, ठीक है। तो क्रोमोस्फेयर लाल होता है और फोटोस्फेयर बहुत चमकीला होता है। तो सारी किरणें जो आती है कहां से आती है?
फोटोस्फीयर से आती है, ठीक है। और जब सोलर इक्लिप्स लगता है, सोलर घटना होती है कि सोलर सूरज ग्रहण लगती है, सोलर इक्लिप्स लगता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इसके किरणें ऐसे जो आउटर चारों तरफ, पूरे सन के चारों तरफ जो किरणें हैं उसके आउटर स्पेस में, क्रोमोस्फेयर में, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन प्लाज्मा की तरह दिखेगा, है ना, वाइब्रेशन होने लगती है। इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम के पार्टिकल में वाइब्रेट होने के कारण चार्ज पार्टिकल बाहर आने लगते हैं। वो चार्ज पार्टिकल क्या है, तो न्यूक्लियस से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज चारों तरफ निकलने लगते हैं, प्लस और माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज ऐसे चारों तरफ निकलने लगते हैं। ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज क्या करते हैं, चारों तरफ, पूरे सूरज के चारों तरफ, पूरे सोलर सिस्टम में ऐसे 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 यहां तक पहुंचता है, फिर ऐसे 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 यहां तक पहुंचता है, ऐसे 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 यहां तक पहुंचता है, ऐसे 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 यहां तक पहुंचता है। तो इस तरह से वाइब्रेट करते हुए सर्कुलर पाथ पर जब पृथ्वी पर ये सोलर चार्ज पहुंचता है, पार्टिकल पहुंचता है, तो फोटोन का पैकेट पहुंचता है पूरा वाइब्रेट करते हुए, तो वो क्या होता है, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे अर्थ से के जो मैग्नेटिक स्फीयर है, मैग्नेटिक स्फीयर से टकराता है, और टकराने के कारण सोलर विंड जो एक बनती है, ये सोलर विंड में औरोरा की एक क्रिया होती है, जो मैग्नेटिक स्फीयर के कारण वो हवा चलती है, यानी सौर पवन उसको कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। तो ये सारे पार्टिकल आते हैं और आकर के हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, और मैग्नेटोस्फीयर से टकराने के बाद क्या होता है, वो यहां से, जैसे अर्थ यहां पर है और यहां से सन से आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल, तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, ये टकरा करके मैग्नेटोस्फीयर में उसके चार्ज पार्टिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाकर के डिसोल्व हो जाता है। तो यहां से जो पृथ्वी पर दिखती है ना, वो हवा में सूर्य से आते हुए खूब तेज हवा दिखेगी, और वो रंग बिरंगी हवा होगी, और वो सारे हवा हमारे पोल में जाकर के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिसोल्व हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सौर पवन होती है, एक खतरनाक हवा होती है, अगर ये पार कर जाए हमारे एटमॉस्फेयर को, तो हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से आपको समझ में आया। तो मैंने बताया कि कितने परसेंट, तो 72% हीलियम, हाइड्रोजन, और 26% हीलियम, और रेस्ट आर्गन वगैरह 2% है, ठीक है। अब है फैब्रोन फैन वोफर लाइन, एक और आती है फैन वोफर। सूरज के किनारे किनारे एक रिंग है, काली काली ये रिंग देख रहे हैं ना, लाइनिंग, इसको फैन वोफर लाइन कहते हैं। यानी कि कई लाइनें, फैन वोफर लाइन हमेशा बताती है कि सूरज के इस एरिया में कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे फैन वोफर लाइन्स है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ऑरोरा वगैरह की बात हो गई कि ऑरोरा क्या है, ऑरोरा कैसे होता है। द सोलर सिस्टम कंटिन्यूसली, हाँ, डार्क स्पॉट्स होता है। डार्क स्पॉट भी हमने सीख लिया कि डार्क स्पॉट क्या होता है ना। अब कुछ ग्रह देखेंगे इस सोलर सिस्टम में, तो ये सन है, सन के किनारे मरकरी है, मरकरी के किनारे वीनस है, वीनस से थोड़ा सा दूर पर अर्थ है, अर्थ से दूर पर मार्स है, और उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऐसे एस्ट्रॉयड बेल्ट छोटे छोटे। तो इस तरह से जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर है ना, उसको इनर प्लैनेट कहते हैं। यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो भी प्लैनेट है उसको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट। और इसको अथर्ली प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो सरफेस है वो हार्ड है, मतलब कि वो सॉलिड के फॉर्म में है। तो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है चारों प्लैनेट का। किसका, तो अर्थली प्लैनेट कौन है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंतर्गत इनर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट कौन हुआ, तो मरकरी है, वीनस है, और उसके बाद अर्थ है, अर्थ और मार्स है, ठीक है। मार्स मतलब मंगल, अर्थ और मार्स, ये अर्थली प्लैनेट है। और इसके बाद प्लैनेट इस बेल्ट के बाहर आउटर एरिया में गैसेस फॉर्म में प्लैनेट है, जैसे जुपिटर सबसे बड़ा, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो क्या है, जुपिटर है। जुपिटर हमारे पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है।
जुपिटर हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 11 गुना बड़ा है। और जुपिटर पर बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण इस पर हमेशा ड्रॉपिंग होते रहती है। किसके? एस्टेरॉयड बेल्ट से सारे पार्टिकल यानी उल्का पिंड का, यानी जिसको उल्का पिंड को कहते हैं, कॉमेट का, एस्टेरॉयड का, मेटेरॉयड का, ये सब गिरते रहता है। ठीक है, इसीलिए वो सारा ग्रेविटेशन के कारण यहां पर गिरते रहता है। उसके बाद सैटर्न है। सैटर्न क्या है? तो वो भी गैसेस फॉर्म में है। सैटर्न के चारों तरफ कई 10 लेयर में रिंग्स है ना, रिंग्स में अलग अलग गैसेज हैं। ठीक है, सैटर्न के आगे यूरेनस है और यूरेनस के आगे प्लूटो है। तो प्लूटो इतना छोटा है कि उसको बौना ग्रह कहा जाता है, डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो प्लूटो को जाना जाता है। प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, यानी प्लूटो को ग्रह में अब नहीं रखा जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और 8 के बारे में क्या क्या जानना है? तो उसके बारे में जानना है। जैसे मरकरी, तो मरकरी के बारे में आपने जाना कि कितना डिस्टेंस है सन से, तो 5.7 अरब किलोमीटर है। उसके बाद इस पर क्या होता है, रोटेशन कितना होता है? तो 59 दिन पृथ्वी पर होता है। उतना में मरकरी क्या करता है? अपने अक्ष पर रोटेट होता है मरकरी। कितना दिन में? 59 डेज में। तो ये सब क्वेश्चन मैं बना करके आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सीयूटी का हो सकता है। ठीक है, और क्या करता है? ये सोलर सिस्टम पर चक्कर मारता है। कितने दिनों में मरकरी चक्कर पूरे एक ऑर्बिट पर पूरा चक्कर लगा लेता है? तो 87 दिन, 87 डेज 15 मिनट्स में सारे चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो हमारा वीनस, उसके बाद वीनस आता है। तो वीनस का क्या स्पीड है? तो वीनस पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है। वीनस आपने देखा होगा शाम को सूर्य के, चांद की तरफ, पश्चिम की तरफ सबसे तेज तारा, जो एकदम सूर्य जब उगते ही रहता है, डूबने के करीब होता है, उस समय एक तेज तारा दिखता है आपको, वो वीनस है। वो तारा नहीं बल्कि ग्रह है हमारा, जिसको शुक्र कहते हैं, वो वीनस है। उसी तरह वो वीनस सुबह में भी आपको दिखता हुआ इस पूर्व की ओर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, सुबह का तारा किसको कहते हैं, शाम का तारा किसको कहते हैं, और वीनस का क्या है, वीनस में कोई सैटेलाइट है? तो वीनस में कोई सैटेलाइट नहीं है वीनस का। और उसके बाद क्या है, उसके बाद सैटेलाइट हमारा जो है वो मार्स है। तो मार्स के 2 सैटेलाइट है ना, जिसका नाम क्या है, दोनों सैटेलाइट जो इसका 2 सैटेलाइट का नाम मैं बता रहा हूं। एक है, मैं सैटेलाइट का नाम बता देता हूं, थोड़ा सा भूल गया। हाँ, वीनस को जुपिटर बोला जाता है। वीनस को जुपिटर नहीं, वीनस को ट्विन स्टार बोला जाता है। ट्विन स्टार मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन स्टार ऑफ अर्थ बोला जाता है। ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, स्टार नहीं, ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, है ना। किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि वीनस के बारे में, सन के बारे में, सब के बारे में आपको बताता जा रहा हूं। और इसके बाद हम आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति में बृहस्पति का सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। गैनीमेड हमारा जो सैटेलाइट है मरकरी के आकार के बराबर है। और मंगल पर जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट पर पाया गया है वाटर मॉलिक्यूल, और उसका सैटेलाइट पर पाया गया है वाटर मॉलिक्यूल और पानी भी पाया गया है। और मंगल पर लाइव की अभी रिसर्च चल रहा है। और तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलयान क्या है ना, मंगल पर कौन कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं, क्या क्या जानकारी मिली है, ये सब जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है यूरेनस। यूरेनस के बारे में एक और खासियत, यूरेनस के बारे में खासियत कि यूरेनस जो ग्रह है वो टिल्टेड बहुत ज्यादा है, 98 डिग्री टिल्टेड है। और उसके टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, उसका रोटेशन, जो हर ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे वीनस एक होता है जो कि उल्टा घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। और हर ग्रह क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन जो हमारा यूरेनस है वो क्या बोलता है, नॉर्थ टू साउथ खुलता है, क्योंकि वो 98 डिग्री टिल्टेड होने के कारण क्या हो जाता है, इसका पोल ऐसे हो जाता है। और यहां पर चक्कर मारेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर, तो नॉर्थ साउथ पर ये चक्कर मारता है। ठीक है, एक झुकाव के कारण, अपने अक्ष के झुकाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने देखा पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पीडीएफ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेट करके दिया जाएगा जो सीयूटी की तरफ से है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही इसके बारे में। फिर अगले लेक्चर कुछ देर के बाद मैं तैयार करता हूं और वो लेक्चर होगा इसके फर्दर आपका सीयूटी के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। बीच में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा।